नैतिकता, शुचिता, सद्व्यवहार, सदाचार, ये वो शब्द है जो किसी कानून के मोहताज नहीं। विधि क्या कहती है, इससे इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं। ये हमें घुट्टी के रूप में बचपन से प्राप्त होते हैं और हम इनके मर्यादाओं में बंधकर कुछ अच्छा करने के लिए सदैव ही प्रयास करते रहते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता और मैं उसी राजनीति के पहलू क्या, उनके दोनों पहलुओं पर दृष्टिपात करने दृष्टि से आज आपके सामने मौजूद हूं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं शब्दकोश का चुनावी परिदृश्य, जिसमें मैं मोहनलाल मोदी उन चीजों पर नजर डालने जा रहा हूं जो अनायास या फिर सरसरी तौर पर देखे जाने पर हमारे सामने से निकल जाती है, लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि जिन्हें हम आदर्श मानकर चले हैं वो कितने बड़े बड़े मर्यादाओं का, आचार व्यवहारों का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं। चलेंगे पर नई दिल्ली की सरकार, केजरीवाल, ईडी, सीबीआई। तो हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी और सीबीआई की चार्जशीटों में दागदार हैं और इन पर शराब नीति, कहना चाहिए एक भ्रामक शराब नीति, एक विधि विरुद्ध शराब नीति को बनाने, उस नीति के माध्यम से चुनिंदा शराब व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने और बदले में उनसे चंदा प्राप्त करने, भारी भरकम चंदा प्राप्त करने के आरोपों से विदीर्ण है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये जेल में अपना समय काट रहे हैं। अदालतों में इनने कई रिट लगाई जहां इन्होंने प्रयास किया ये साबित करने का ईडी या सीबीआई की जो हरकतें हैं वो नाजायज हैं, उनके द्वारा प्रेषित समन्स झूठे हैं, विधि विरुद्ध हैं, लेकिन इन्हें अदालत से भी राहत नहीं मिली, लिहाजा जेल भेज दिया गया। अब स्थिति यह है कि जो बयान आ रहे हैं अब, या केजरीवाल जी ने अदालत में कहा कि अभी तक मुझे किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं माना। ये शायद जमानत प्राप्त करने का उनका एक वो था, तर्क था कि जब मेरा आचरण ऐसा नहीं है, मेरी छवि ऐसी नहीं है, तो फिर मुझे जमानत देने में देर अदालत क्यों कर रही है। तो अदालत का अपना वो है, अदालत किन मामलों में जमानत देगी नहीं देगी ये उसका लुकआउट है। लेकिन हाँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप तो पूर्व में अदालतों में खड़े होकर दोषी सिद्ध हो चुके हैं और आपने एक से अधिक मामलों में माफी मांगकर अपने आप को अदालती मामलों से बचाया है। आपने साबित में क्षमा याचना की और वो क्षमा याचना अखबारों में छपी है। तो यानी करना कुछ और कहना कुछ, और जो कहा उस पर फिर अड़िग ना रहना। इसलिए साबित हुआ है कि आपने स्वयं आपने साबित किया माफी मांगे कि आप जो कहते हैं वो सोच समझ के नहीं कहते, अथवा जो कहते हैं वो आपका झूठ होता है और फिर बाद में आप उस झूठ के प्रभावहीन हो जाने से या उस झूठ का उपयोग सिद्ध हो जाने के बाद आप माफी मांगकर उस दोष से बचने के प्रयास कर चुके हैं। ये आप पर पहले साबित हो चुका है। लेकिन दिक्कत यहाँ जो सब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं वो ये है कि ये पहली बार है कि एक व्यक्ति जो आपराधिक मामलों का आरोपी है उसके साथ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जेल की हवा खा रहा है। वरना अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जब भी किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आए तो उन मुख्यमंत्रियों ने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पहले पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। ऐसे अन्य ताजा मामले में हेमंत सोरेन को याद किया जा सकता है। और पहले भी जब इंदिरा शासन केंद्र में हुआ करता था, राजीव शासन या जो भी कांग्रेस शासन रहे, और अभी जो सत्ता में वो उस वक्त विपक्ष में हुआ करते थे, तब भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि लोगों ने पहले अपने पद से इस्तीफे दिए, मुख्यमंत्री पद से तक इस्तीफे दिए, उसके बाद गिरफ्तारियां दी। यानी आरोपी जेल में जाए, मुख्यमंत्री पद जेल में नहीं जाना चाहिए, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। लेकिन एक तो ये अंदर गए, इन्होंने उस मर्यादा को तोड़ा, अपने साथ सीएम पद भी जेल में ले गए। और अब इस दिक्कत ये कि ये गोपनीयता की जो शपथ इन्होंने ली थी, जब एक तो उन्होंने जब विधायक पद की शपथ ली तब उन्होंने गोपनीयता का एक वचन दिया हमारे संविधान को, और जब ये सीएम बने तब उन्होंने वो पद और गोपनीयता की शपथ ली, तब भी उन्होंने हमारे संविधान को वचन दिया कि मैं गोपनीयता का ध्यान रखूंगा। लेकिन अब क्या है, 2 निर्देश कम से कम जेल से जारी हो चुके हैं एज ए मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा। उन दोनों में ही
जब वो बाहर आए हैं तो उनकी गोपनीयता भंग होने का अंदेशा बना हुआ है, और ये स्थापित है ये अंदेशा। क्यों? क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक जब कोई भी चीज अंदर से बाहर आती है तो जेल व्यवस्थापन का उस वस्तु पर, उस दस्तावेज पर तीक्ष्ण निगरानी होना अपेक्षित है। जेल मैनुअल ये कहता है कि अंदर से जो बाहर आ रहा है वो उस पर जेल की निगरानी होना चाहिए, और होती भी होगी, और यदि ऐसा हो रहा है तो ये उस गोपनीयता का उल्लंघन है जो जेल और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच भंग हो रही है, क्योंकि वो सारे दस्तावेजों के लीक होने का, उनके सार्वजनिक होने का खतरा बना हुआ है। अच्छा, अब गोपनीयता की भंग की अगर अपन बात करें तो अब एक चीज और जो मेरे ध्यान में आ रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि अब तक जितने भी आदेश आए हैं उनमें से बड़े महत्वपूर्ण चीजों का, जैसे एक बयान उनकी पेशी के पहले का ही था जब केजरीवाल ने स्वयं अपनी वकालत करने का प्रयास किया। उसके जस्ट एक दिन पहले उनकी धर्मपत्नी ने ये शिगुफा छोड़ा कि एक बड़ा खुलासा आज वो केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोर्ट में करने वाले, हालांकि उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनके जो भी महत्वपूर्ण संदेश हैं, उनकी उसे जो भी इमोशनल अपीलें हैं, एक इमोशनल चेहरा देने का प्रयास किया जा रहा है उनके माध्यम से कि वो एक बड़े कहना चाहिए एक उदासीन भाव से बहुत कहते हैं ना जैसे आंखों में कृतज्ञता है और आदमी रो रो के कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, हालांकि वो रो नहीं रही है, लेकिन चेहरे के भाव जो कहते हैं वो यही है, चेहरे पे बेचारगी है, और बेचारगी पूर्ण भावों के साथ में वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रही है। तो ये भी एक ऐसा पहलू है राजनीति का और प्रशासन पक्ष का कि ये सिद्ध करता है अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के किसी पदाधिकारी पर और अपने जो मंत्रिमंडल है उसमें से किसी व्यक्ति पर उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसका मैं प्रमाण देता हूं। ये इसलिए है क्योंकि यदि उनको ऐसा लगता कि मेरी पार्टी में प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी ऐसा है जो मेरे संदेशों का वाचन कर सकता है, तो फिर उनका आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते जो भी संदेश बाहर आता तो संभवतः उसे उनकी पार्टी का ही कोई पदाधिकारी पढ़ता और उसको प्रेस में रिलीज करता। यदि मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कोई संदेश आता, उसको कोई मंत्री पढ़ता और वो प्रेस के सामने या विभागीय स्तर पर उसको सार्वजनिक करता तो अच्छा लगता। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें जो अरविंद केजरीवाल के जो एक आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते जो संदेश पार्टी के व्यक्ति द्वारा आम किए जाने चाहिए थे, वो आम आदमी के व्यक्ति के द्वारा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा सार्वजनिक किए जाने की बजाय अधिकांश संदेश केजरीवाल जी की धर्मपत्नी अपने घर से या जहां से भी वो रिलीज कर रही है, वो वीडियो बनाकर उनको सोशल मीडिया पर डाल रही है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी में अपने समकक्ष कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता और ना इस लायक उनको लगता है कि कोई उनके संदेशों को प्रभावी ढंग से पेश कर पाएगा। शायद यही मजबूरी है उनकी कि वो सारे कथन अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं या डलवा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ नाम आते हैं। आतिशी मंत्री है, सौरभ मंत्री है, गोपाल राय बड़े नेता, अच्छे वक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अब ऐसे लोगों के होते हुए भी यदि आपके संदेश आपकी धर्मपत्नी को पढ़ने पड़ जाए, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी कानून का उल्लंघन कर रही है या पढ़ने का उनको कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। आके पति के का जो भाव है वो पत्नी तक पहुंचना कोई गलत बात नहीं है, और उनके भाव को यदि उनकी पत्नी प्रदर्शित करती है तो वो कोई विरुद्ध आचरण भी नहीं है। लेकिन बात वही है कि जो विचार है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख का है, तो फिर उन विचारों को उस कहना चाहिए नैतिकता के नाते एक आचार संहिता स्वनिर्धारित एक नैतिकता के चलते उस विचार को उस पार्टी के अन्य पदाधिकारी को ही यदि उद्घाटित करने का अवसर मिले तो ये ज्यादा उचित रहता है। अब जो मैंने नाम लिए तो क्या इनमें से भी इनको कोई सीएम बनने लायक या बनाने लायक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता? चलो ये नाम हम क्यों रखें? क्या पूरी आम आदमी पार्टी में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो कुछ दिन के लिए अरविंद केजरीवाल का पद, मुख्यमंत्री का पद संभाल सके? लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है
कि केजरीवाल को ना पार्टी में अपने समकक्ष कोई व्यक्ति दिखाई देता है और ना कोई इसलिए कि वो उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री पद को संभाल ले। तो फिर क्या ये वाकई में केवल ये है कि लोग योग्य नहीं है या फिर उनका अपने व्यक्तियों के प्रति घोर अविश्वास है? वो अविश्वास कैसा? इसे कहते हैं असुरक्षा का भाव। शायद ये असुरक्षा का भाव उन्हें मजबूर करता है कि वो सीएम पद किसी को ना दे, क्योंकि ये भय भी अपनी जगह सही है कि मान लिया अरविंद केजरीवाल जी ने अभी इस मर्यादा के पालन के लिए, नैतिकता के पालन के लिए अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को सीएम बना भी दिया, तो इस बात की क्या गारंटी कि जब ये बाहर निकल के आएंगे, यदि आप आए तो मान लीजिए चुनाव के बाद राहत मिल गई या अभी अदालत ने उनको जमानत दे दी और ये आ गए, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि जिसको सीएम बनाया है वो उन्हें पद सहज वापस कर देगा। तो ये आशंका अपनी जगह प्रबल है, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं पूर्व में। जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के खिलाफ वारंट आया था तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने के पहले अपना चार्ज अपने ही मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति श्री बाबूलाल गौर को दे दिया था। लेकिन जब वो लौट के आई, जब वारंट निस्तेज हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो बाबूलाल गौर ने उनको पद लौटाने से मना कर दिया। तो आखिर इन घटनाओं से हो सकता है आम आदमी पार्टी ने भी सबक ले लिया हो और केजरीवाल को लगता हो कि ऐसा नहीं हो कि पद तो दे दूं, फिर लेना मुश्किल हो जाए और जब मांगने में जो धमाचौकड़ी मचेगी उससे एक गलत संदेश पब्लिक में जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी पद लोलुपने के लिए और ये तमाशे हो रहे हैं। शायद इन तमाशों की आशंका केजरीवाल को मजबूर करती है कि वो सीएम बने रहे, लिहाजा वो अपने साथ एक आरोपी, एक मुलजिम अपने साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी जेल के अंदर बनाए हुए हैं। अच्छा, दिक्कत यहाँ एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितने शुचितापूर्ण राजनीति के धनी हैं, कहते तो हैं, लेकिन हमारा दिखना भी जरूरी है। क्या हम वाकई में ऐसे हैं? अब कोई ये कहे कि ऐसा करना अनिवार्य है, तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी परंपराएं होती हैं जिन्हें कानून में नहीं बांधा गया, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो आदर्श पुरुष होते हैं, वो उन वर्जनाओं का या उन आदर्शों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए भाजपा का एक बड़ा नाम है लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी पर एक बड़ी छोटी सी रकम के आरोप लगे थे कि उन्होंने ये इतनी रकम ली या उनको इतनी रकम दी गई, और ये सारा मेरे ख्याल से हवाला था। तो जब आडवाणी जी पे ये आरोप आए तो उन्होंने उस वक्त अपने पदों से और संसदीय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, इस घोषणा के साथ जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते अपने इन पदों को स्वीकार नहीं करेंगे और पार्टी उन्हें इस मामले में मजबूर भी ना करे। ये होता है जज्बा एक कि हमें मनाना नहीं है आपको, और मनाओगे तो हम पहले ही कह दे रहे हैं कि हमें मनाना मत, हम नहीं आएंगे जब तक निर्दोष सिद्ध न हो जाए। तो अब लोगों को लगेगा चूंकि तो बीजेपी की थे तो ये तो हमें कह नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक पत्रकार को हर पहलू पे, अच्छे पहलू पर भी निगाह डालनी चाहिए। जैसे तत्कालीन कांग्रेस नेता श्री माधवराव सिंधिया, वो स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया पर भी एक आरोप था। उन पर तो बहुत छोटी राशि थी, लोग कहते थे इतनी अच्छी राशि के लिए तो माधवराव सिंधिया अपने पैर का मोजा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, हम शायद शौक से बोलते हैं जो जूते के अंदर पहने जाते हैं। तो किसी ने कहा था कि माधवराव सिंधिया इतने से पैसों के लिए अपने पैर का मोजा न बेचे, उस मोजे की बदबू तक न बेचे। लोगों ने कि क्या हास्यास्पद आरोप लगाया है, शायद किसी षड्यंत्र का हिस्सा रहा होगा। खैर, लेकिन माधवराव सिंधिया ने इसे गंभीरता से लिया था। लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय खड़े हुए थे, उनके खिलाफ में भाजपा कांग्रेस थी। देखिए मजे की बात, कांग्रेस ने भी उनसे पलट छुड़ा दिया था, लेकिन सिंधिया भी जीत के पक्के थे। उन्हें पब्लिक से कह दिया था, देखिए मुझ पर आ गए कि मैंने पैसा खाया है, यदि आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूं तो आप कतई मुझे वोट मत देना, लेकिन यदि आपको 1% भी लगता है कि आपका सिंधिया झूठा नहीं है, आपका सिंधिया चोर नहीं है, आपका सिंधिया डाकू नहीं है, आपका सिंधिया रिश्वतखोर नहीं है, तो फिर मैं आपके वोट का अधिकारी हूं और आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। वाह, भाजपा कांग्रेस दोनों हार गई और माधवराव सिंधिया जीतकर लोकसभा में दोबारा पहुंचे। ये कुछ ऐसे आचरण होना चाहिए कि जब हम याद करें तो हमारे वंशज उन्हें सुनकर खुश हों, क्योंकि याद तो सभी किए जाते हैं, रावण भी याद रहता है और राम जी याद रहते हैं, लेकिन अच्छे कहना चाहिए परिदृश्य में जब राम जी को याद किया जाता है तो जो उनके वंशज रघुवंशी कहे जाते हैं या कुश और लब के वंशज सिख भाई हमारे, कुशवाहा भाई हमारे, इनके सामने ये चीजें आती है तो उनको गौरव की अनुभूति होती है। वहीं जब रावण को याद किया जाता है
और उनके वंशज जब इस बात को सुनते हैं, भले ही उनका दोष नहीं है, लेकिन मन में कहीं ग्लानि तो होती है कि क्या हमारे यहाँ भी एक कपूत पैदा हो गया था। बस तो बात इतनी सी है कि ये आचार संहिताएं हमारे अपने जीवन को आदर्श युक्त बनाने के लिए बनाई जाती हैं। इनके लिए कानून होना आवश्यक नहीं है, और यदि इन्हीं का हम पालन न कर पाए तो फिर हम काय के आदर्श और काय के नेता, क्योंकि नेता और लीडर इनका मतलब होता है अगुवाई करने वाला, और जब अगुवाई करने वाले लोग भी सशंकित हो जाएं, आशंकित हो जाएं, असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाएं, तो फिर ये दूसरों को राह नहीं दिखा सकते। बस इसी चेतावनी के साथ, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और आप सबसे निवेदन करूंगा, आपको लगता है कंटेंट में हमारी में अध्ययन है, हम इन कंटेंटों में तार्किक पहलू लेकर आते, तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें अधिक से अधिक, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।